हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना गुरुकुल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग पुष्पभूति वंश पढ़ेंगे। जो हम लोग 2 क्लास पहले हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़े थे। गुप्त काल के बारे में हम लोग जाने कि गुप्त काल का उदय कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ। आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्पभूति वंश। जो गुप्त वंश का पतन के बाद हमारे देश में कई प्रकार का छोटे छोटे साम्राज्य का उदय हुआ, समझे। और विदेशों का जो भी आक्रमण हुआ उसके कारण हमारा देश धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े में बट गया। आज हम लोग मैप के माध्यम से पढ़ेंगे कि मैप के माध्यम से पढ़ेंगे ज़्यादा याद रहेगा। कौन सा क्षेत्र में कौन सा वंश का उदय हुआ, सबसे शक्तिशाली कौन था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बोला जाता है कि इस क्षेत्र को बोला जाता है हरियाणा। जो यहाँ पे पुष्पभूति वंश का उदय हुआ, इसका राजधानी था थानेश्वर। आपसे प्रश्न पूछेगा पुष्पभूति या पुष्पभूति का दूसरा नाम है वर्धन वंश, समझे। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए पुष्पभूति वंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ, तो बोलिएगा हरियाणा क्षेत्र में। और इसका राजधानी कहाँ था, थानेश्वर। कहाँ था, थानेश्वर। इसी बगल में एक था यहाँ पे कनौज। ये सबसे प्रसिद्ध जगह था। इसके लिए त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था अभी। अब हम लोग अगले क्लास में त्रिपक्षीय युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि कितना महत्वपूर्ण था कनौज। कनौज का एक राजा था जो नाम था इसका ग्रहवर्मन, समझे। ये कौन वंश के था, तो बोलिएगा मौखरी वंश का। मौखरी वंश का एक राजा था जिसका नाम था ग्रहवर्मा। इसके नीचे एक मलवा था, उस मलवा क्षेत्र का एक प्रमुख शासक था देवगुप्त। कौन था, देवगुप्त। इसके बगल में एक गुजरात था जिसका नाम था बल्लवी। इसका नाम था बल्लवी के नाम से जाना जाता था पहले गुजरात को। ये सबसे प्रमुख एक शासक था जिसका नाम था धुर्रसेन। ये मैत्रिक वंश से संबंधित था, मैत्रिक वंश से संबंधित था। फिर इसका नीचे आते ही हम लोग कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में ये चालुक्य वंश का उदय हुआ, जो सबसे प्रमुख और प्रतापिक राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। अब इस क्षेत्र में बढ़े तो यहाँ पर आपका दिखेगा आपका क्या, पश्चिम बंगाल। जो अभी पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, पहले बंगाल के नाम से ही जाना जाता था। तो एक क्षेत्र में एक वंश था जिसका नाम था गौड़ वंश। गौड़ वंश जिसका सबसे प्रतापिक राजा थे क्या, तो बोलिएगा शशांक। क्या था, शशांक था। इस क्षेत्र में असम की क्षेत्र में था एक कामरूप। कामरूप पहले आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए असम में पहले क्यों नाम से जाना जाता था, तो बोलिएगा क्या, कामरूप के नाम से जाना जाता था। कौन नाम से जाना जाता, कामरूप। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि असम को पुराना नाम क्या है, तो कामरूप नाम है। ये असम के क्षेत्र में था। ये सबसे प्रमुख एक क्या था, आपका शासक था जिसका नाम था भास्कर वर्मा। भास्कर वर्मा। तो मूल रूप से ये आपका प्रमुख क्या है, आपका वंश का नाम है। इसके बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग जानेंगे मुख्य रूप से आज पुष्पभूति वंश के बारे में। पुष्पभूति वंश से जो भी संबंधित आपका वंश रहेगा उससे हम बताते चलेंगे, ज्यादा आपको मैप के माध्यम से समझ में आएगा। तो हम लोग पहले परिचय के माध्यम से जानते हैं कि इसका उदय कैसे हुआ। जब 6वीं शताब्दी के मध्य में गुप्त काल का पतन हुआ तो छोटे छोटे साम्राज्य का उदय हुआ। उसी में एक क्या था, आपका पुष्पभूति वंश। तो वही बोलता है कि गुप्त का पतन होने के बाद हुनों का आक्रमण हुआ। हुनों कौन था, तो हुनों था विदेशी जो पश्चिमी भारत में आक्रमण किया था। हुनों बारे में हम लोग पढ़े थे। फिर इसके बाद कई छोटे छोटे राज्य में क्या हुआ, उसका उदय हुआ, समझे। मुख्य रूप से पश्चिम भाग में वर्धन वंश का, जिसको हम लोग पुष्पभूति वंश बोलते हैं, का उदय हुआ। जो कब हुआ, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। बात समझे। यदि हम जाने कि बताइए पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश के जानने का स्रोत क्या है, देखिए किस चीज
कोई भी इतिहास है उसको स्रोत होता है, तभी हम लोग जान सकते हैं, अन्यथा नहीं जान सकते। स्रोत कई माध्यम से होता है, साहित्य स्रोत होता है, अभिलेख स्रोत, हम लोग कई स्रोत के बारे में पिछले क्लास में पढ़े हैं। तो यदि हम लोग जाने कि पुष्पभूति वंश का प्रमुख रूप से जानने का स्रोत क्या है, तो वान भट्ट का एक रचना, दो रचना है, हर्ष चरित्र और क्या था, कादम्बरी, जो हर्षवर्धन का एक प्रमुख कवि था, समझे, विद्वान था। तो बताइए, आपसे प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि कादम्बरी किसकी रचना है, तो बोलिएगा क्या, वान भट्ट का, वान भट्ट का। आपसे प्रश्न पूछ देगा हरचरित किसकी रचना है, तो बोलिएगा वान भट्ट का। हेनसम जो विदेशी था, जो यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए आया था, ये भी अपना किताब में कुछ पुष्पभूति वंश के बारे में लिखे हैं। तो उसका किताब में क्या नाम है, तो सी यूकी। आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए हर्षवर्धन का कौन सा किताब है, तो बोलिए सी यूकी की। इससे भी क्या वर्धन की वंश की जानकारी मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख था, जो ऐहोल अभिलेख कहा जाता है, जो नर्मदा नदी के तट पर था, समझे, जो हर्षवर्धन को हराया था। तो वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलता है। फिर कलहन जो राजतरंगिणी लिखा, कलहन का लिखा, राजतरंगिणी। इसमें कहा जाता है कि कश्मीर के बारे में भी क्या जानकारी मिलती है, और वर्धन वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है। आपसे प्रश्न सीधा सीधी पूछ देगा, कलहन किसकी रचना है, तो राजतरंगिणी, समझे। कलहन को क्या चीज लिखा था, तो राजतरंगिणी। बताइए कि इसमें देखिए पश्चिम आपका क्या है, आपका या जम्मू कश्मीर है, तो इस क्षेत्र में वर्धन वंश का कोई वर्चस्व नहीं था, समझे। तो उत्तर भारत में था, उत्तर भारत में जितना भी हम लोग देखे तो वर्चस्व था वर्धन वंश के, लेकिन पश्चिम आपका जम्मू कश्मीर में देखने को नहीं मिलता है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रमुख शासक कौन था, प्रमुख शासक के बारे में जानेंगे। तो इसका बताइए, इस वंश का संस्थापक था पुष्पभूति। कौन सा, पुष्पभूति। पुष्पभूति ने क्या किया, ये आपका वंश का संस्थापक माना जाता है। इसका राजधानी था थानेश्वर, जो अभी हम बताया कि थानेश्वर किस क्षेत्र में पड़ता है, हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है। इसमें सबसे प्रमुख शासक था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने कहा जाता है कि एक प्रतापी राजा के रूप में उभरे और हुनों को पराजित किया था। आपसे प्रश्न पूछेगा, हुनों को कारण बताइए पराजित कौन किया था, तो प्रभाकर वर्धन ने किया। प्रभाकर वर्धन ने, इसका संतान 3 हुआ, 2 बेटा 1 बेटी, जिसका नाम था क्या, राजवर्धन और हर्षवर्धन और राजश्री, समझे। तो आपका राजवर्धन था तो क्या था, बड़ बेटा था, और ये हर्षवर्धन क्या था, छोट था। उसके बाद एक बेटी थी क्या, राजश्री। ये क्या किया, जब प्रभाकर वर्धन ने इसका मृत्यु हो गई, तो उसको बाद में देखा गया कि इसका बेटा बैठा राजवर्धन गद्दी पर। तो इस क्षेत्र में राजवर्धन का क्या था, क्षेत्र था। और यहाँ पर एक राजा था क्या, मौखरी वंश का ग्रहवर्मा, ग्रहवर्मा, जो अपनी बेटी को विवाह कर दिया इसी से, राजश्री को किसी विवाह कर दिया, तो ग्रहवर्मा से कर दिया, समझे। ग्रहवर्मा से करने के बाद क्या हुआ, ये यहाँ के मलवा का राजा था देवगुप्त। देवगुप्त था, जो क्या किया, देवगुप्त ने इसको ग्रहवर्मा को मृत्यु मार दिया, समझे। इस पर आक्रमण कर क्या किया, मार दिया। कौन, किसको, तो बोलिएगा ग्रहवर्मा को मार दिया। कौन मार दिया, देवगुप्त। और यहाँ का जो भी इसका राजश्री थी, इसको भी उठाकर लेके चला आया देवगुप्त, समझे, और यहाँ तक आक्रमण कर लिया। अब जब ऐसा हुआ, तो यहाँ जब इसको पता चला, राजवर्धन को पता चला, तो राजवर्धन ने यहाँ से आक्रमण करते हुए यहाँ पहुंचा देवगुप्त को, और देवगुप्त को मार दिया। कौन, राजवर्धन ने मार दिया देवगुप्त को। देवगुप्त को मारकर फिर क्या किया, अपने बहन को राजश्री को छुड़ाया, समझे, राजश्री को छुड़ाकर फिर लाया। फिर इसको, जब बंगाल का एक राजा था जिसका नाम था शशांक, जो कौन वंश से रिलेटेड था, गौड़ वंश से था। जब देवगुप्त का क्या था, आपका मित्र था, देवगुप्त का मित्र था, तो पता चला कि हमारा मित्र को मार दिया राजवर्धन ने, तो यहाँ से शशांक चला गया कहाँ, राजवर्धन से लड़ाई करने के लिए। और राजवर्धन
से लड़ाई किया, अंततः राजवर्धन को क्या कर दिया, मार दिया। कौन मार दिया, शशांक ने मार दिया। समझे। अब शशांक ने मार दिया और पूरे क्षेत्र को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कौन, शशांक कब्जा कर लिया। और इसकी बहन थी राजश्री ने ये खुद से बचाने के लिए जंगल में चला गया। समझे। जब ये हर्षवर्धन भी पता चला कि हमारी बहन छोड़कर चली गई जंगल में, अब हमारे भाई को मार दिया गया शशांक ने, तो तुरंत 16 वर्ष की लड़का फिर गद्दी पर बैठता है। और 16 वर्ष की अवस्था 590 में क्या हुआ, जन्म हुआ, और 606 ईस्वी में क्या हुआ, गद्दी पर बैठा। 16 वर्ष की अवस्था में बैठा, और बैठने के बाद इस शशांक से लड़ा। समझे। और फिर लड़ने के बाद क्या हुआ, शशांक को मार डाला, और फिर अपनी राजश्री बहन को खोजने में कामयाब पाया। समझे। इसका एक गुरु था जिसका नाम था दिवाकर वर्मा, जो इसी की मदद से अपनी बहन को खोजा था। तो ये आपका क्या था, वर्धन वंश का एक थोड़ी सी रोचक कहानी थी। समझे। तो ज्यादा हम लोग का समझ में आएगा इसके माध्यम से। अब हम लोग जानते हैं इस समय राजश्री ने विवाह किससे किया, तो मौखरी का राजा कौन था, ग्रह वर्मा से किया, राजश्री का। फिर मालवा के शासक देवगुप्त ने कहाँ आक्रमण कर दिया था, तो कनौज पर। समझे। और ग्रह वर्मा को क्या कर दिया, हत्या कर दिया। क्या कर दिया, हत्या कर दिया। और क्या किया, राजश्री को बंदी बना लिया। राजश्री को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। राजश्री को यहाँ राजश्री को क्या कर लिया, बंधन बना लिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को क्या किया, हत्या कर दिया। और राजवर्धन जब यहाँ का था, राजवर्धन ने फिर इसको क्या कर दिया, इसको मृत्यु कर दिया, मतलब मार दिया, हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद शशांक ने धोखा से राजवर्धन को मार दिया। यही फिर यहाँ आया, इस शशांक के किसको मार दिया, राजवर्धन को मार दिया धोखा से। तो ये आपका क्या था, तो आपका ये पुष्पभूति वंश का थोड़ा सा रोचक कहानी था। अब हम लोग आते हैं हर्षवर्धन में। हर्षवर्धन ने फिर गद्दी पर बैठा 606 ईस्वी में। समझे। 16 वर्ष में बैठता है। ये खुद ही से अपना नाम दिया एक शिलादित्य। अपने नाम क्या दिया, कभी कभी पूछ देता है शिलादित्य किसका नाम था, तो हर्षवर्धन के नाम था। सबसे महान प्रतापी राजा हुए। समझे। 606 ईस्वी में बैठता है, 647 तक रहता है। समझे। 40 साल तक रहता है, 41 साल तक। हर्ष ने फिर शशांक को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। यहाँ के बंगाल का राजा था कौन, शशांक। ये बहुत इतना शिव वंश का मानता था, शिव भगवान को बड़ा पुजारी था ये। समझे। बौद्ध धर्म को कड़ा विरोध करता था। जो बोध गया का आपका दिख रहा होगा, बोध गया का जो पीपल का पेड़ है, जहाँ पे बुद्ध भगवान तपस्या किए थे, ज्ञान प्राप्त किए थे, वो पेड़ को कटवा दिया था। कौन कटवा दिया, शशांक ने कटवा दिया। समझे। ये बौद्ध धर्म को सबसे बड़ा विरोधी था। फिर शशांक को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, कनौज की जीता। फिर हर्षवर्धन ने क्या किया, इसको मारकर कनौज इस क्षेत्र को पूरे जीत लिया। समझे। हर्षवर्धन ने फिर अपने बहन को क्या किया, छुड़ाया। कैसे छुड़ाया, और अपना कनौज को क्या बनाया। जब यहाँ पर देखिए इसका जो क्या था, ग्रह वर्मा तो मरा गया था, अब बचा कौन, यही हर्षवर्धन से बचा ना। राजश्री खुद तो चला नहीं सकती थी, तो पूरे क्षेत्र को अपना क्षेत्र में कौन, हर्षवर्धन मिला लिया। और यहाँ राजधानी बना लिया कनौज को, अपना राजधानी कनौज को बनाया। कौन बनाया, तो हर्षवर्धन ने बनाया। समझे। तो कनौज अपना क्या बनाया, राजधानी बनाया। इसी के समय हेनसोंग आया। समझे। आपसे प्रश्न पूछेगा हेनसोंग किसके समय, बताइए कि समय में आया था, तो हर्षवर्धन के समय में। कब आया था, 629 ईस्वी में आया था। 629 में आया था, ठीक है ना। और 645 के बाद गया था। 15-16 साल रहा था भारत में। क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पे आप विश्वविद्यालय जानते हो, नालंदा में सबसे विश्वविख्यात था। तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आया, कुछ दिन पढ़ा भी और पढ़ाया भी, और पूरा बौद्ध धर्म के बारे में जो भी जानकारी थे इकट्ठा किया। इसको बोला, इस हेनसोंग को बोला जाता है
यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। यात्रियों का क्या बोला जाता है? राजकुमार बोला जाता है। वर्तमान का शाक मुनि कहा जाता है। वर्तमान का शाक मुनि भी कहा जाता है। नीतियों का पंडित कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा नीति का पंडित किसको बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? हेन सॉन्ग को। वर्तमान का शाक मुनि किसको बोलते हैं? तो हेन सॉन्ग को बोलते हैं। सब इसी को बोला जाता है। आप समझे? यात्रियों का क्या बोलते हैं? राजकुमार किसको बोलते हैं? तो हेन सॉन्ग को बोलते हैं। आशा करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। फिर यहाँ पे हर्षवर्धन ने अपने खुद से अपने कलम से बोला जाता है कि तलवार के साथ साथ कलम भी चलाना सीख जानता था हर्षवर्धन। खुद ही से अपना किताब लिखा अपने बारे में। क्या नाम था? प्रियदर्शिका नाम था। प्रियदर्शिका नाम था। एक नाम था क्या? नागानंद। एक रत्नावली। तो आपसे प्रश्न पूछेगा रत्नावली किसका लेखक है? तो बोलिए हर्षवर्धन ने खुद ने लिखा। और नागानंद ने फिर क्या? नागानंद का फिर हर्षवर्धन ने लिखा। और प्रियदर्शिका कौन लिखा? हर्षवर्धन ने लिखा। तो 3 बुक कौन लिखा? हर्षवर्धन। बोलिएगा तो प्रियदर्शिका, दूसरा नागानंद और तीसरा रत्नावली। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका कौन लिखा? हर्षवर्धन। इसमें देखिए कहीं हर्ष नहीं आ रहा है। आपसे प्रश्न घुमाएगा हर्षचरित कौन लिखा? तो खुद हर्षवर्धन ने लिखा। कौन लिखा? बाणभट्ट ने लिखा। कौन लिखा? बाणभट्ट ने लिखा। फिर बोला जाता है कि इसके दरबार में कई तरह का कवि विद्वान रहता था, जिसमें वानभट्ट अभी बताए, वानभट्ट। एक मयूर विद्वान भी रहता था। समझे? तो मयूर भी कई तरह का किताब भी लिखे, इसके बारे में बताए हैं। हर्षवर्धन ने क्या किया? आपसे एक भी आप प्रश्न पूछेगा, बताइए हर्षवर्धन के समय में कामरूप का राजा कौन था? कई एग्जाम में पूछा है। हर्षवर्धन के समय में कामरूप का राजा कौन था? तो भास्कर वर्मा था। कौन था? भास्कर वर्मा था। हर्षवर्धन जब इस जीतते हुए आ रहा था इस क्षेत्र में, यहाँ पे नर्मदा नदी है, यहाँ पे इस नर्मदा नदी जब पार करने लगा तो चालुक राजा था। चालुक राजा एक नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने चढ़ाई कर दिया यहाँ और हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर क्या कर दिया? पराजित कर दिया। समझे? यहाँ से पूरे जीत लिया था, इस क्षेत्र में पूरे जीत लिया था। यहाँ भी जीत लिया हर्षवर्धन, इसको भी जीत लिया यहाँ। समझे? और यहाँ जीत कर और दुर्व्यसन को पराजित कर दिया। दुर्व्यसन को पराजित कर दिया और ये अपने बेटी को विवाह कर दिया इसके साथ। हर्षवर्धन ने इसको पराजित कर और अपने बेटी को किससे? दुर्व्यसन से क्या कर दिया? विवाह कर दिया। तो पूरे क्षेत्र को क्या किया? जीत लिया। अब इस क्षेत्र में बढ़ रहा था, जिससे पुलकेशिन द्वितीय ने चढ़ाई किया और इसको पराजित कर दिया हर्षवर्धन को। फिर उसका विस्तार जो साम्राज्य का हुआ वो क्या? रुक गया। और यहाँ पर एक अभिलेख लिखवाया। कौन लिखवाया? पुलकेशिन द्वितीय ने लिखाया। कौन सा अभिलेख? तो ऐहोल अभिलेख। तो आपसे प्रश्न पूछेगा ऐहोल अभिलेख किसके संबंध में? तो बोलिएगा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के संबंध में। कौन लिखवाया? तो बोलिएगा पुलकेशिन द्वितीय ने लिखाया। किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। ये ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन ने कनौज में विभिन्न धर्मों का क्या एक विशाल सभा आयोजित किया था। भली मत तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित था हर्षवर्धन, लेकिन सभी धर्मों को सम्मान देता था, सभी धर्मों को लेकर चलता था। समझे? तो सभी कनौज में क्या किया था एक समय कि सभी धर्म का जो विद्वान था इसको सम्मेलन करवाया। समझे? और सम्मेलन करवा कर फिर अपने धर्मों को, सभी धर्मों को एक जगह एक संगठित रूप दिया। समझे? फिर बोला जाता है कि प्रयागराज में हर 5 साल पर प्रयाग में हर 5 साल पर एक परिषद का गठन किया था, जिसका नाम था महामोच परिषद। महामोच परिषद, इसको महाकुंभ भी कहते हैं। तो 5 साल पर आयोजित करने का कौन शुरू किया था? हर्षवर्धन ने किया था। समझे? अनेक प्रकार का विद्वान आते थे। तो पहला दिन करते थे किसका? तो बुद्ध से संबंधित परिषद का नाम रखा गया था। फिर दूसरा में बोला जाता है सूर्य के संबंध में, तीसरा में दान से संबंधित रहता था। समझे? आई पूरे सब जो आपका परिषद था तो किससे संबंधित था? तो धर्म के संबंधित था।
समझे। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि 5 साल पर महामोश परिषद का गठन कौन किया था, तो हर्षवर्धन ने ही किया था। कौन किया था? हर्षवर्धन ने किया। कहाँ किया था? प्रयागराज में। अभी भी आप महाकुंभ लगता है, समझे। तो महाकुंभ खुद ही अध्यक्षता हर्षवर्धन ने किया था, समझे। कुछ इसमें आप आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस समय का प्रशासक कैसा था, कौन सा अर्थव्यवस्था था। तो उस समय कृषि आधारित ही था। जब गुप्त काल में हम लोग देखे थे ना, उसी आधारित था। प्रशासन चलाने की तरीका, कौन कौन सा इसमें विभाग था, जिस तरह से आपको गुप्त काल में देखने को मिला, उसी तरह आपका हर्षवर्धन काल में भी आपका पुष्पभूति में इसमें भी देखने को मिलेगा आपको, समझे। तो इसी से आपका इसके बाद गुप्त काल के बाद यही ना आया, तो इसी के कारण ये दूसरे से प्रतिबिंबित नजर आता है। यहाँ कर की बात बोला जाता है। कर 3 प्रकार में बांटा गया था। पहला का नाम था हिरण्यन, जो नगद रूप से देना पड़ता था, समझे। हिरण्यन कौन सा? नगद रूप से देना पड़ता था। अब भाग, जो कृषि से संबंधित कर था। कृषि का 1/10 ही कर देना पड़ता था। आपसे प्रश्न पूछेगा भाग किससे संबंधित है? कर से संबंधित है। किससे? कर से। कितना कृषि से लेता था आपका कर? तो 1/10 ले जाता था। बलि, तो बलि किससे संबंधित है? तो कर से संबंधित। आपसे प्रश्न पूछेगा बलि किससे संबंधित है, तो क्या बोलिएगा कर से। लेकिन किससे संबंधित था, अभी इसका पर्याप्त जानकारी नहीं है, समझे। तो आपसे ये 3 तरह का क्या था, कर का संरचना था। किसके समय? हर्षवर्धन के समय। तो आशा करते हैं कि आप लोग इतना समझ में आया होगा। और खुद से एक बार इसको यदि पढ़ते हैं आप, एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं, यदि कोई भी बुक पढ़ते, तो आपका समझ और विकसित होगा। और ऑब्जेक्टिव लगाइए। ऑब्जेक्टिव लगाने के साथ साथ खुद से एक दूसरे को बताने का प्रयास कीजिएगा ना, तो आप बेहतर समझ में आएगा आपका। आशा करते हैं कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस गुरुकुल से जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।